अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं। आज बड़ी अहम खबरें हैं हमारे पास। मौलाना फजल रहमान की बड़ी धुआंधार तकरीर हुई है मुर्दान के अंदर। हजूम बड़ा थोड़ा था, बुखारी साहब उस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे क्यों थोड़ा था। और उसके बाद वहाँ पे मरियम बीवी ने भी तकरीर की और लोगों ने भी की और बड़ा गरमाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है ठंडा मौसम है तो हर चीज़ ठंडी हो रही है वहाँ पे। साथ ही अपोजिशन का ये कहना है कि माफियाज जो हैं वो तो वज़ीर आज़म के अपने बगल में हैं, तो ढंडोरा क्यों पीट रहे हैं, उनसे शुरू हो जाए, उनको पकड़ना शुरू हो। लेकिन पीडीएम की जो आप समझे पूरी मूवमेंट है उसको आज एक स्पैनर पड़ गया जब आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान आया कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो पीडीएम के अंदर सारे लोग तो इस्तीफ़ा कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया? शाह महमूद साहब ने बड़ी धमकियाँ दे दी हैं। वो कहते हैं इस्तीफ़ा देना है तो 31 दिसंबर तक दे दो, वरना फिर ऐसी की तैसी और चुप करके बैठो। और कोरोना लॉकडाउन से हमारी मईशत पे अब क्या क्या असरात पड़ रहे हैं। कुछ तो बाय द वे पाकिस्तान को अभी तक कोरोना से फ़ायदा भी हुआ है, वो किस तरह वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब जब ये खुलना शुरू होगा तो उसके बाद हमें मईशत को किस तरह से नुकसानात होंगे। और रिपब्लिक टीवी इंडिया का बहुत मशहूर टेलीविज़न चैनल, अर्नाब गोस्वामी जिसको चलाते हैं उसके रुए रवां हैं और पाकिस्तान के मतलब वो हेट स्पीच से बहुत मशहूर हैं की वजह शोहरत है हिंदुस्तान में। बहरहाल ऑफकॉम बरतानिया का इदारा जो पैमरा की तरह का बरतानिया के अंदर एक इदारा है, उसने उनको बड़ा भारी जुर्माना आयद किया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मवाद वहाँ पर नशर किया। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं, क्या चक्कर है? खुश नहीं लग रहा, मैं हैरान ज़्यादा हूँ। नहीं, मेरा तो जिस तरह आपने जलसा बयान फरमाया आप ये कॉर्नर मीटिंग से इतने एक्साइटेड क्यों हो गए? चौक पे एक मीटिंग हुई है। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके बयान की सादगी जो है उसका मजा ले रहा हूँ। देख रहा चौक पे किया ना, मेरे ख्याल से ग्राउंड पे करते मेरे ख्याल से मर्दान के हवाले से अगर आप देखें इसको तो जलसा बहुत आलीशान या तारीखी किस हवाले से मैं देखूं, लेकिन आप इसको शहर के हवाले से देखें तो शहर चौक पे तो बुखारी साहब आप भी खड़े होंगे ना। सुने एक आप इसको इस हवाले से देखें कि हुकूमत ये कह रही थी कि ये तो फिजल आउट हो गई जी तहरीक, ये तो अब मोमेंटम दोबारा बिल्डअप नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है मौलाना साहब ने इंटेलिजेंटली वहाँ मेला लगा के, चाहे उसका ग्राउंड में नहीं ना किया, नहीं ग्राउंड में करते तो मिंटो पार्क की तरह खाली मिलता। अब जो ड्रोन है ना वो कुछ नहीं छुपने देता। चले, आज तो 2-3 हज़ार लोग तो होंगे बहरहाल। मेरे ख्याल से आप और फैसल जावेद जो है उनके पास एक ही गॉगल है देखने के लिए और वो इसको अंडरमाइन करने से अब मेरे और आपके कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरा मतलब है कि ग्राउंड में क्यों नहीं किया अगर इतने लोग आने थे। 2-3 चीजें इस जलसे की बहुत अहम थी। एक ये कि वहाँ क्राउड क्या था, वो कितना एंथुसियास्टिक था, कितना वो चार्ज था, और दूसरा ये कि जो स्पीचेस हुई उसके कंटेंट क्या थे। मेरे ख्याल से और आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे मौलाना का लबो लहजा जो है वो थोड़ा सा तलख भी होता जा रहा है और थोड़ा एग्रेसिव भी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। और ये इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या पस मंज़र है, उस पर तो सैर हासिल बहस किसी वक्त भी हो सकती है। लेकिन जो मोमेंटम के लिए इस पीडीएम की मूवमेंट के ज़रूरी था वो एलिमेंट मौलाना वहाँ लाने में कामयाब हो गए हैं। जैसा मैंने पहले कहा, चाहे इसका क्रेडिट आप एएनपी को दें या मौलाना को दें, स्पीचेस इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। ऐसा करते हैं, सुनते हैं ना मौलाना ने कहा क्या, जरा एक पॉइंटर सुनते हैं, जरा सुनाते हैं जी मौलाना फजल रहमान ने क्या टेम्पो बनाया हुआ था। अब तो परसों इसने खुद एतराफ़ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है। मेरे सामने जब आदाद शुमार पेश किए जाते थे तो मुझे तो आदाद शुमार का पता ही नहीं चलता था। इस नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। बुखारी साहब माजर के साथ, अब ये तो मैंने तो नहीं काटा था क्लिप, ये खुद प्रोड्यूसर ने निकाल के दिखा दिया और मुझे इसको देख के बेचारगी नजर आई। यानी एक मिनट, ऑपोजिशन अब इस बात की हो रही है कि इमरान खान ने क्या कहा, उनके पास अपना कहने को कुछ नहीं है, उसको रद्द कर रहे हैं बस। देखिए पहली बात तो ये है कि प्रोड्यूसर जो है उसको पता होता है कि आपकी तबीयत की खुशनुदी के लिए भी कुछ करना है। लेकिन बहरहाल वो जैसा मैंने कहा कि वो तो पाकिस्तान के चूंकि तमाम चैनल्स ने दिखाया, सब ने देखा वहाँ लोग कितने थे, इसके ऊपर तो मैं और आप बहस ना ही करें तो बेहतर है। मेरे ख्याल से स्पीच की जो सब्सटेंस है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा एहतसाब क्या करोगे, तुम तो अभी मेरे एहतसाब के स्कंजे में। ये तो उन्होंने नैब को चैलेंज किया, इमरान ये नैब को भी चैलेंज किया, लेकिन इमरान को भी मैसेज बहरहाल है। एक बात। दूसरी बात,
उन्होंने इस जलसे में जो इस्लामी दुनिया के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है और कहा है कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है, जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बात की कि वो नाराज़ है, क्यों नाराज़ है, और फिर सी पैक का हवाला भी उन्होंने दिया। मेरे ख्याल से सब्सटेंस के एतबार से मौलाना इस दफ़ा बहुत बेहतर बोले हैं पहले के मुकाबले में, और अब हुकूमत के लिए ये अब ज़रूरी हो गया है कि वो अभी भी ये टाइम अगर हाथ से चला गया मौलाना को एंगेज करने का किसी भी अंदाज से, थ्रेट में तो वो नहीं आएंगे, वो तो आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर उनको एंगेज ना किया गया तो ये बात बहुत बढ़ेगी और बहुत आगे तक जाएगी। अब देखना ये है कि इस मैसेज का कोई असर होता है कि नहीं होता है, मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने एक बात और बहुत अहम की, उन्होंने एक अदद धमकी कह लीजिए या इशारा कह लीजिए, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी दिया है। ये एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा मिसनोमर है जो मैं और आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहना कुछ भी चाहें। वो ये कि अब वो भी साथ छोड़ रहे हैं इमरान खान का। उन्होंने हमें पैगाम दे दिया है कि इमरान इज़ नाउ ऑन हिज ओन, आप जो जिस तरह निपटना चाहते हैं उसके साथ निपट लें। ये सच है कि नहीं? प्रॉब्लम एक और मैं समझता हूँ कि ये स्पीच बड़ी खौफनाक थी, और एक और वजह से, क्योंकि आज मौलाना ने इसमें वो किया है जो मैंने अपने पूरी ज़िंदगी अपने करियर में कवर करते हुए मौलाना को वो करते नहीं देखा। आज उन्होंने बीच में इस्लाम का अंसर भी डाल दिया हालांकि, और मज़हब का अंसर जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर वो एक अलार्मिंग अंसर है। और ये मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ कि ये जो है ना मौलाना को लोग अंडर एस्टिमेट जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, मैं तो नहीं करता। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें थोड़ा सा ज़रा पीछे की तरफ देखें अगर, तो भुट्टो जैसा माइटी आदमी जो स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ इस पार्ट ऑफ द पाकिस्तान में जीता था, उसको भी एक इस्लाम पसंदों की तहरीक ले बैठी थी जिसका नाम PNA था। फिर उसके बाद जब सिक्योरिटी रिस्क एस्टेब्लिशमेंट ने करार दिया बेनज़ीर को, तो IGI बनी थी, आपको पता है, वो भी ले बैठी थी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो एलिमेंट है, मौलाना ने कभी ये जिक्र नहीं किया इस तरह से। आज अंबिया कराम का भी किया, उनकी दुआओं का भी जिक्र किया, आलम इस्लाम का भी उन्होंने बात कर ली, और वो उसको इस्लामाबाद गन साफ करने की भी उन्होंने बात कर ली, और क्राउड से वो ले रहे थे। उस हद तक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना और मरियम नवाज़ दोनों जो वहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट लोग थे और जो इस्तीफ़े मांग रहे थे, उन दोनों के पास खुद इस्तीफ़ा है नहीं देने को, दूसरों से मांग रहे हैं। देखिए ये तो यानी जो असेंबली में नहीं है वो कह रहा है कि तुम इस्तीफ़ा दे दो ताकि मैं आ जाऊँ। ये तो वो रेटरिक है ना जो हुकूमत बयान कर रही है, तो ये गलत है? नहीं, गलत नहीं। मुझे आप ये बताइए कि जितनी भी तहरीकें चली हैं पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो फिर तो हम कहेंगे सारे ही बेवकूफ़ आदमी, किसी के पास भी कोई शाह महमूद ने क्या कहा है? क्या सुनाए जी, शाह महमूद कुरैशी की बात सुनाए जरा। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए, और अगर 31 तारीख को 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करे कौम के साथ। आप बरसर इक़्तिदार थे, आपको उस नैब के कानून में खराबियां दिखाई देती हैं, तो आप कानून साजी के जरिए उसमें तरमीम करने की पोजीशन में थे। आपने अगर नहीं की तो ये गफलत आपकी है, हमारी नहीं है। अब भी अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तो शुनीद के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये होते कौन हैं ये तय करने वाले कि किस तारीख को इस्तीफे जो हैं वो अपोजिशन को देने चाहिए। नहीं, सजेशन नहीं दे रहा, उसके अंदर एक पन है कि ताकि इलेक्शन का शेड्यूल जो है सेनेट का वो डिस्टर्ब ना हो। और छोड़े नहीं, ये फैक्ट है, इलेक्शन तो हो रहा है। देखिए, आपके तो जरदारी साहब अब कह बैठे कि इलेक्शन तो करना है, लेकिन उस पे बात आती है जस्ट इन केस अगर इस्तीफों की बात आ रही है, मीडिया से भी इस्तीफे मांग लिए जाएं कि जो जो अपोजिशन के साथ है वो भी चैनल से और अखबारों से इस्तीफे दे दे, तो एक इस्तीफा नहीं आएगा। देखें फिर दो तरह से होगा, असेंबली में कैसे आएगा? जो हम ख्याल है फिर वो भी तो देंगे ना। ये हम ख्याल तो कुछ नहीं होता, हम ख्याल तो मांग ही नहीं रहे। नहीं, ये तो देने की बात ही नहीं हो रही। वन साइडेड नहीं होता। जरदारी साहब क्या कहते हैं आपके, एक ब्रेक के बाद आते हैं। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं, देखते हैं आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहते हैं, बट बिफोर टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि जरा बस इस्तीफों की बात छोड़ दें, इस्तीफे नहीं होने चाहिए, सेनेट का इलेक्शन लड़े।
और अब मुस्लिम लीग नवाज कहती है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने तो सारे इस्तीफे अपने जमा करा दिए, और ये बात गलत है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये बात गलत है। पर पहले बुखारी साहब, और तीसरी बात, आप लोग ये क्यों कहते हैं भाई माफियाज बगल में और ढंडोरा शहर में? तो अब तीनों पे बात कर लेते हैं। पहले जरदारी साहब पे। देखिए, जरदारी साहब ने ये कहा है कि आप बाइकआउट ना करें इलेक्शन का, इलेक्शन लड़े, पीडीएम अगर मिलकर इलेक्शन लड़े तो 15 सीटें जीत सकती है। नवाज शरीफ का कहना यह है कि जनाब हम तो किसी सूरत भी इलेक्शन तक जाना ही नहीं चाहते, हम तो इस्तीफे देंगे ताकि इलेक्शन जो है। मौलाना का भी यही कहना है। नहीं, मौलाना ने कमाल बात की, उसने कहा ओके, आगे 2 राय आ गई, हम इसके ऊपर सरबराही इजलास जो होगा पीडीएम का उसमें गौर गौस करेंगे। देखिए, सजेशन देना, ओपिनियन का इजहार करना, ये एक जगह है, फैसला क्या होता है उसके ऊपर, इसलिए कि ये बात तय हो चुकी हुई है कि कोई भी पार्टी इंडिविजुअली अब कोई फैसला नहीं करेगी, तमाम फैसले पीडीएम की क़यादत मिलकर कंसल्टेंसी से, मुशावरत से करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इस्तीफ़ों को अंडरमाइन करने की जो प्रोपेगेंडा मुहिम है हुकूमत की, वो अब दम तोड़ जाएगी। इसलिए कि आपने खुद कहा कि अपने मीडिया के इस्तीफों से नहीं। अच्छा, मीडिया के इस्तीफे तो हम ख्याल देंगे तो दूसरे भी आप लोग भी दे दे फिर इस्तीफे, जब ऑपोजिशन दे ही रही है तो। आप मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा करें, आप हुकूमत के परवरदा हैं, आप बार-बार आप हुकूमत के परवरदा हैं, आपको चाहिए कि पहले इस्तीफे बैठ के बात करूं। आप जो ही ये कदम उठाएंगे, आप खड़े देखेंगे हमें पीछे अपने। देखिए, गुजारिश ये है, ये अब बहुत बड़ा ये तो खुद हुकूमत ने कहा कि ये बहुत बड़ा हथियार एक जो है वो अपोजिशन के हाथ में है, तस्लीम किया गया इसको। इलेक्ट्रल कॉलेज के हवाले से भी बातें हुई, सारा कुछ मैं और आप प्रोग्राम करते रहे सारी ज़िंदगी इसके ऊपर। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा, वो हम कह सकते हैं कि ये गलत है, हम साबित कर देंगे इसको, लेकिन या तो पार्टी के 20 बंदों ने कहा हो ना कि हमने तो नहीं दिए जी इस्तीफे। मैं बताता हूं ना किसने नहीं दिए। नहीं, देखें, मैं जनाब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी मियां शहबाज शरीफ ने अपना इस्तीफा नहीं भिजवाया राइवेंट। देखे ना, अब ये देखे, मैं आपको एक बात अब आप देखे ना, ये assumptions हैं। मिसलीड कर रहे नहीं, assumption नहीं, मैं साबित कर रहा हूँ। आप तो जी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनके इस्तीफे की कॉपी दिखा दे। सारी गुफ्तगू भाईजान मुझे इस्तीफे की कॉपी दिखा दे, मैं मान भाई लूंगा। उनके पास तो इस्तीफे जाने हैं, वो तो पार्टी का हेड है। एग्जैक्टली, उन्होंने नहीं भेजा किसी को। देखें, वो अभी राइवेंट में जमा शामिल करेंगे। अभी बाकियों ने कहा जेल में भिजवाई है कोई। देखिए, जेल में इस्तीफे जाएंगे, बिल्कुल, अगर भिजवाई है तो बताएं ना। नहीं, जेल में तो नहीं जाने चाहिए ना पार्टी इस्तीफे। प्रेसिडेंट को तो नहीं गए, पार्टी के हेडक्वार्टर में आ गए हैं। नहीं सर, हेडक्वार्टर में नहीं, वो राइवेंट पैलेस में आए हैं, पार्टी के हेडक्वार्टर में नहीं आए हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप खुश हो रहे हैं इसके ऊपर या डरे हुए हैं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये ड्रामा कर रहे हैं, नहीं देना चाहते अंदर से इस्तीफे, आधे बंदे देना चाहते हैं, आधे में आप ये कहते हैं मौलाना जो कह रहा है मुझे उससे बड़ा डर लग रहा है। मौलाना फजल रहमान को पूरी पीडीएम से आइसोलेट कर रहा हूँ। हो नहीं सकते वो, इसलिए कि पीडीएम ठीक सारी है, चला वो रहे हैं। आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रीट पावर के हिसाब से देखें और चीज़ों के हिसाब से, मैं सिर्फ मौलाना फजल रहमान को अहमियत दूंगा वो वाली। ठीक है, हो सकता है मैं उनकी पॉलिटिक्स से ना एग्री करूं, हो सकता है मैं उनकी सियासत से इख्तलाफ करूं, लेकिन मैं उनकी इंपॉर्टेंस से नहीं इख्तलाफ करूं। हाँ, उनकी न्यूसेंस वैल्यू जो है, नहीं न्यूसेंस नहीं, मैं पॉजिटिव वैल्यू कहूंगा। ओके, जो भी वैल्यू है वो मौजूद है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कह देना कि जी इसका वर्कर सेक्टर अब सो गया, अबदी नींद इसने दोबारा उठना ही नहीं है, चिट्टे वालों वाला हो गया ना। पीपल्स पार्टी में मैंने काले बालों वाले देखे मैं नहीं हैं। समझता हूँ कि इस पूरी मूवमेंट का एक नतीजा ये निकला है कि जो मुस्लिम लीग के वर्कर कभी वरवला अंगेज या कह दें कि चार्ज तरीके से एक्ट नहीं करते थे, वो भी अब चार्ज हो गए हैं। तो ये मूवमेंट जो है, ये मुस्लिम लीग काफ की बात करें, नून की, कि मुस्लिम लीग काफ की बात तो आप करेंगे। आपने, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा आपने करनी है अपना, मेरा मतलब है कि या वो जो है राजा सही वाली, हम सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं, पार्टीजन होकर बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग इतनी है ना, मुझे नहीं पता आप किसकी बात, अभी एक शीन भी शायद बन जाए। वो तो आपने जितनी बनानी थी उतनी बनेगी ना, देखे ना। मैं क्या शीन आपके अंदर से बनी, मेरे अंदर से नहीं बनी। शीन अभी नहीं बनी, वो शेख रजीद वाला दावा ना करें। नहीं, वो दावा नहीं है, बेचारा शर्मिंदगी के साथ नहीं, दिखाने काबिल नहीं है। आपका भी यही हाल होना है। आप पैंतरे देखिएगा शाहिद साहब के, अभी शहबाज साहब नहीं है, शीन से शाहिद खाकान अब्बासी साहब होते हैं। सर ये अब आपकी इंटरप्रिटेशन है, शेख रशीद के ख्याल में भी नहीं होगी। सर हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब है शीन से। इस नून में से कोई लीग नहीं निकल सकती जब तक नवाज शरीफ की सांस चल रही है। मेरी बात को गौर से सुन लें आप। अभी मरियम बीबी क्या कह रही थी, मुझे पता है हमारे अंदर धड़े बन रहे हैं, लोगों को एतराजात है, जिसने छोड़ना है छोड़ दे, यानी खुद वो मान रही हैं, आप मान नहीं रहे। नहीं, ये थोड़ी कह रही थी कि मेरी पार्टी टूट गई है, मेरी पार्टी में टूटने वाली है ना। राय मुख्तलिफ होने का मतलब पार्टी टूटना नहीं है, पहली बात तो ये है।
दूसरी बात ये है, उनके इस्तीफों से नहीं एग्री कर रहे, कौन नहीं कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। बताए ना, नाम उसकी नाम मैं लूंगा तो बेचारे मर जाएंगे। नहीं क्योंकि मुझे आके आज भी बैठे हुए थे 2 लोग मेरे पास, उनमें से कहते यार किसी तरह साढ़े तुम्हारे सामने झूठ बोलते हैं खुश करने के लिए तुम्हें सर, ना, नहीं, क्योंकि तुमने आगे कन्वे करना होता है ना कि भाई वो फला नहीं दे रहा के इलेक्शन जीता है 2 साल में, हम कैसे अपना दोबारा लड़ लेंगे। देखें, गुजारिश ये है कि वो आपके पास आके झूठ बोलते हैं जानबूझ के, ताकि आप आगे बता दें अच्छा, उनको। तो ये मुस्लिम लीग की बेसिकली झूठे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये नहीं कह रहा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम आगे ये तासुर दे दो, इस्तीफे नहीं आ रहे। आप ऐसा करें कि मुझे बताएं, माफियाज पे क्या एतराज है आपको? मुझे कोई इतराज नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ और डंके की चोट कहता हूँ कि माफियाज बनते हैं हुकूमत की सरपरस्ती में, कि उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों को वायलेट करके बेनिफिट हासिल करना होता है। ये नवाज शरीफ के दौर में भी माफियाज थे, मुशर्रफ के दौर में भी माफियाज थे, हर दौर में माफियाज थे। माफियाज आज हैं, जिसके खिलाफ नारा लगा के इमरान खान आया था, अगर उसकी नाक के नीचे पलेंगे तो ये सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी। देखिए, चीनी, आटा, पेट्रोल, LNG, ये सारे रिपोर्ट तो हो चुके हुए हैं ना कि स्कैंडल्स हैं। आप मुझे बताएं क्या एक्शन हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस, आप प्राइम मिनिस्टर को 1 सेकंड के लिए छोड़ दें, क्योंकि आपने तो सुनना ही नहीं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात कोई भी अच्छी, तो मैं आपको अच्छी बात होगी तो मैं जरूर नहीं, सुनूंगा। है नहीं अच्छी चीफ कोई जस्टिस के ऊपर बता रहा हूँ। हाँ जी, कि और सोच समझ के बोलिएगा, चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जाके एक बोतल पकड़ी अस्पताल में कराची में, वो लैब में पहुंची और शहद की बोतल बन गई, और उनके चीफ जस्टिस होते हुए बन गई। हाँ, तो अब मुझे बताएं कि इसमें माफिया, एक शहद की बोतल और दूसरी बोतल में फ़र्क जो है, वो एक सिटिंग चीफ जस्टिस उसको नहीं निगेट कर सका। इमरान को इतना टाइम दे, माफिया के गले में हाथ डाल क्रेडिट रहा किसको है। देंगे उसका आप, क्या जो जी? वो साबित नहीं कर सके? नहीं, मैं 70 साल की एक बीमारी है ना इस मुल्क में, क्या करप्शन। नाम देना, करप्शन बीमारी नहीं है, बीमारी है। सच बोले ना। ये बोतल जो चीजें तब्दील हो जाती है ना चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद, हाँ। वो आम आदमी की कैपेसिटी नहीं है उसको चेंज करने अच्छा, की। तो ये भी कसूर है। मैं देखें, अब आप पंगा ले रहे हैं। मुझे बताएं आप, मैं सिर्फ ये किसने किया? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप माफियाज, कहना चाह रहे हैं कि ये ने किया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माफियाज हुकूमत और की मर्जी के बगैर न बनते हैं, न पनपते हैं, न कामयाब होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है उसमें हर एक के मुतल्लिक बात है स्वाय पॉलिटिकल वर्कर के, और इसलिए होता क्या, अब आप उसको जमहूरियत कहेंगे, मैं नहीं इसको जमहूरियत मानता कि एक भाई है वो नून में आ जाता है, एक भाई PTI में आ जाता है, एक भाई या बहन जो है वो पीपल्स पार्टी में चली जाती है। कहने को जमहूरियत है। या आप इमरान खान के बारे में कह रहे हैं? मैं किसी के बारे में भी कह रहा हूँ। नहीं, मुझे बताए ना, मैं क्योंकि 2 भाई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो नहीं गए। असद उमर, जुबैर उमर, अमीन जो है, ये भी तो भाई हैं, ऐसा बहनें भी हैं और बड़े लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, मैं आपको नीचे के लेवल पर निकाल सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जब एक घर में 3-3 पार्टियों में जाने का रिवाज हो और एक्सेप्टेबल रिवाज हो, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सेफगार्ड करें। यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं ये कह रहा हूं इसको कि तब्दील क्यों नहीं किया गया। ये तो अब आपके अशराफिया बताएंगे ना, जो इतने सालों से हुकूमत करते रहे। हम लोग तो अभी आए बेचारे 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। नहीं, जो इसमें सिटिंग हुकूमत है उसको भी तो बताना चाहिए ना। उसको बताना चाहिए, लेकिन और सर उस हुकूमत में भी तो वो लोग हैं ना। हाँ, तो इसीलिए तो आप बता नहीं रहे। मैं इसीलिए तो आप मैं बता रहा हूँ, मेरा मतलब है अगर सैनिटी में बैठा हो मुबशर लुकमान तो ये सवाल हुकूमत से पूछेगा। प्रॉब्लम एक और है कि हुकूमत गिड़गिड़ा कर कह रही है आओ और नैब के ऊपर ये इस्लाहात जो हैं ये कर लो। हम मानते हैं इसमें इश्यूज हैं और इसमें ग्रे एरियाज हैं। हमने अपने 10 साल की हुकूमत में नहीं किया, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। ये उसके ऊपर भी डील करना चाह रहे हैं। भाई आपको कितनी बार बता दूं, इमरान ने कह दिया NRO नहीं देना, आपको नहीं देना, बस डील। अब NRO के अलावा बात करें। डील के लिए नहीं कर रहे वो। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो ये नैब भुगत ली है। भुगत ली? हाँ, अरे बाबा अभी शुरू हुई है। नहीं, भुगत ली ना। देखे ना आपने केसेस बनाए और नहीं सर, लोग गिरफ्तार हुए, जेलों में रहे, 2-2 साल रहे। मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे। बनने वाले हैं, पहले मेरी मुकम्मल होने दे बात। केसेस हो गए, लोग गिरफ्तार हो गए, जेलों में रह गए 2-2 साल, चाहे वो चीमा था, चाहे वो फवाद हसन फवाद था, चाहे वो शहबाज शरीफ, जो भी है। अब बारी जब भी आएगी, चाहे हुकूमत 2.5 साल और है या जितने साल भी और है, उसके बाद बारी आनी है अब तो PTI की, जिसकी छतरी के नीचे ऐसा ऐसा कमाल का आदमी बैठा हुआ है। अच्छी बात है ना, ऐसा ऐसा अगर इसलिए उनको जल्दी है कि अब अमेंडमेंट कर, अगर की है तो जरूर होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप वो अमेंडमेंट देख तो लेना कि क्या है। हो सकता है वो बेहतर प्रोसिक्यूटर्स की हो सकता है वो बेहतर ये हो कि जनाब जब तक आपके पास एविडेंस ना हो आप अरेस्ट ना करें। FATF के हवाले से जो मीटिंग हुई थी नैब की अमेंडमेंट के हवाले से, उसी के तो कागज़ अब तक लहराए जा रहे हैं ना
दूसरी तरफ के मोहसिन रंजा जिसे आपने कहा हुशी, कौन है? हाँ वो कौन है? वही यही आपने कहा। कल आपने एक नाम लिया था इस तरह का। हाँ, आज शहजाद अकबर ने उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूरी। शहजाद अकबर ने, शहजाद अकबर साहब पास भी बहुत टाइम है भाई, यानी उस आदमी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई इशू नहीं है। वो मेरे ख्याल है वो 9 to 5 जिस तरह आप और मैं आते हैं शो करने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। देखें, काले कौवे को सफ़ेद कहने के बाद मेरे पास तो हिम्मत खत्म हो जाती है ना कि मैं उसको सफ़ेद साबित करूँ। गुजारिश ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माफियाज के हवाले से इमरान खान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इन हिस्ट्री टू प्रूव टॉलर देन एवरीवन एल्स, अगर वो उनको हाथ डालते हैं। लेकिन दो हवाले दूंगा सिर्फ आपको, चाहे वो फॉर्मर FIA का DG हो या दूसरे साहब जिसका नाम आपको पता है, दोनों ने कहा कि जिसको शबर जैदी कि जिसको हाथ डालते थे हमें मैसेज मिलता था कि ये तो हमारे स्पॉन्सर हैं। ये मैंने नहीं कहा, इसके ऊपर तुमने 3 प्रोग्राम किए, मैं कल क्लिप लेके आऊंगा। नहीं, मैंने किए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अब टाइम आ गया कि फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला होना चाहिए। एकदम फिर करना, मैं सुनो नहीं, फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला होना चाहिए। अच्छा, ताकि एक वो जैसे कहते हैं ना, निकले ना आगे हम एक बात से। करेक्ट। और वो सही होना तो चाहिए, आइदर वे होगा, और वो ऐसा होना चाहिए कि हर एक को नजर आए। होगा, उम्मीद तो है ना जी, और मेरा ख्याल है कि होगा। मैंने आपको जनवरी कहा है कि बड़ा टफ महीना है इस हुकूमत के लिए। उससे तो अपोजिशन डरेगी। उस जनवरी में बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, मैं हुकूमत के लिए कह रहा हूँ टफ है। अच्छा। मैं अपोजिशन के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको कितने दिन से कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान जनवरी में गर्म होंगे प्रॉपर, और आप देखिए अब वो तो टेम्परेचर हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। अब बढ़ेगा नहीं, अभी तो और बढ़ेगा। और मैंने आपको कहा था फर्स्ट वीक आफ्टर द जनवरी। तो आपने हुकूमत को मशवरा दिया ढंग का? मैंने बिल्कुल दिया। मैंने कहा पॉलिटिकली एंगेज कर लो इस टाइम पे, यही टाइम है। अभी है या गुजर गया टाइम? नहीं, टाइम सियासतदान के लिए हमेशा टाइम होता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। कोई चीज अपना ऐसी नहीं होती। I have heard politics is a game of compromises. Why not? लाइफ इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। लाइफ में अगर मुझे डॉक्टर कहता है कि स्टेंट पड़ के सिगरेट ना पियो, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। डॉक्टर अगर मुझे कहता है कि तुम्हारे नहीं, मगर ये गुर्दों में प्रॉब्लम है, चीनी मत खाओ, आपने डॉक्टर की एडवाइस को बाईपास किया और उसे कहा अच्छा मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैं सिगार पीऊंगा। लेकिन मैं इनहेल नहीं कर रहा ना, मैं इनहेल नहीं कर रहा। Another excuse. नहीं, फाइन। बट इसी तरह मैं कह रहा हूँ, अगर फर्ज करें, मैं मान लिया आपकी बात, तो गलत है ना। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लाइफ में। बताते हो आपकी औलाद बड़ी हो जाती है, इतनी मैंने खूबसूरत बातें मार नहीं सकते। इतनी खूबसूरत बातें मैंने तुमसे सुनी है, लेकिन तुम अपने लीडर को क्यों नहीं समझाते कि यार आजा नीचे इससे। नवाज शरीफ को समझाना है मैंने, कि जरदारी साहब। ये तुम्हारा लीडर कब से हुआ है? अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे ऊपर ऐसा वक्त ना लेके आए कि मैं भाई अपना, मेरा लीडर कम से कम इस मुल्क में तो हो ना, वरना तो कैसे लीडर हो गया। उस मुल्क में थे तो सही ना। कौन वो जब हुकूमत में होता है तभी होते हैं, वरना नहीं होते। आपका आज का लीडर भी तो बड़े अरसे के बाद आया, बहुत देर बाद। बुखारी साहब जब आएंगे ना ब्रेक के बाद, तो फिर कोरोना के ऊपर बताइएगा और अर्नब गोस्वामी पे बताइएगा मुझे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कोरोना से मईशत को क्या नुकसान होना है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और मैं आपको बताऊं, ब्रेक पे बुखारी साहब बहुत नाराज़ हो रहे थे कि आपने हमारे भरपूर जलसे को आपने कॉर्नर मीटिंग कह दिया। अब मुझे जितना नज़र आ रहा था मैं उतना ही कह रहा था। मतलब उसकी वजह है कि मैंने कहा कि भाई चौक में कर रहे हैं, कौन सा कोई पोलो ग्राउंड में कर रहे थे कि मैं कहूँ कि लोग बहुत ज़्यादा थे। और फिर बुखारी साहब कहते हैं मरियम बीबी की स्पीच नहीं सुनाई। भाई मैं कौन है भाई मरियम? ना पार्लियामेंट में है, ना सेनेट में है, ना कहीं है, किसी की साहबजादी होने की वजह से। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। सुनाए जी जरा इनकी बेटी की स्पीच सुनाए जी। तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दरबदर है। तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? हमारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं
उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। जनाब, पहली बात तो यह है कि आप और फैसल जावेद और फयाजुल हसन चौहान, मुझे लगता है ट्विन ब्रदर्स हैं सारे, एक ही एनेक्स से देखते हैं, एक ही तरह से देखते हैं। आज के बाद आप मेरी वर्स्ट लिस्ट पे हो गए, क्योंकि आपने मुझे फयाजुल हसन चौहान के साथ कंपेयर नहीं कंपेयर नहीं, मैं भाई बनाया, मैंने नहीं, कंपेयर तौबा किया। करे, तौबा करे, अस्तगफार। अच्छा ठीक है, देखिए गुजारिश ये है, मेरे आपके कहने से या ना मानने से तो वो रियलिटीज ग्राउंड की नहीं बदलती हैं। एक तरफ हम एक्यूज कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो हाईजैक कर ली है, मरियम मैं मॉरिशियस को पसंद नहीं करता। ओके, वो तो नहीं करते, कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रवायत एक अपनी जगह है, मौजूद है, ठीक है। एक दूसरी बात ये है कि ये जो जलसा था जिसको आपने कहा कि मैंने इसके ऊपर एतराज़ किया, मैंने कोशिश की थी ब्रेक में तुम्हें कन्विंस करने की कि यार जरा एक आंख से देखने की बजाय दो से ही देख लिया करो। मैं देख रहा हूं सामने चल रहा है, लेकिन अपने एक चौक पे हो रहा है ना बुखारी साहब। अगर मैं लक्ष्मी चौक पे खड़ा होकर डीएनए आपके साथ करना शुरू हो जाऊं, इतने लोग तब वहां पे लोग अड्डा प्लाट के ऊपर जलसा करके पूरी ट्रैफिक रोक के कहते थे देखे करोड़ों लोग आ गए, यही वही हो रहा है ना, ये वो नहीं हो रहा। हाँ। देखें, गुजारिश ये है, फिर मैंने कहा है कि जान के ना दूसरे जलसों के मुझे जज मैं और आप नहीं है। आइए प्रोड्यूसर, पता नहीं किस जलसे की फुटेज बीच में लगाई हुई, मुझे नहीं पता। सही बात है, यही कह रहे हो तुम, इसलिए कि पहले तुमने फुटेज बैठ के मेरे साथ देखी नहीं। एनीवे, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो बात हम कर रहे थे वो ये है कि ये मोमेंटम जो बिल्डअप हो रहा है, इसको ब्रेकिंग पॉइंट पर जाने से पहले किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना है टू ब्रेक इट। मैं आपसे तकाजा कर रहा हूं कि आप हुकूमत को मशवरा दें। मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ एक्ट हो रही हैं, जिसमें बैरूनी मुदाखलत भी है, जिसमें बैरूनी मसाइल भी हैं, जिसमें मुआशी मसाइल भी हैं, जिसमें गवर्नेंस के भी मसाइल हैं। दोस्तों के तज़किरे तो आने शुरू हो गए ना, नाम लेके। कौन से दोस्तों के? चीन का, सऊदी अरब का, मौलाना ने खुलकर नाम लिया बेसिकली। अब चाइना का बड़ा डेंजरस है कि हम लोग समझते हैं कि चाइना से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मौलाना का कहना जो है, अब उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि चाइना का उन्होंने नाम क्यों लिया। मैं बता देता हूँ अगर आप मुझे इजाज़त देंगे। इसलिए कि सी पैक को गेम चेंजर कहा गया, सी पैक को कहा गया पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये इट विल बी जस्ट लाइक स्काई रॉकेटिंग, इसकी डेवलपमेंट होगी। लेकिन उसके ऊपर एतराज़ करने वाले 3-4 लोग जो हैं वो कौन है, मैं बताता हूँ आपको। रज़ाक दाऊद साहब ने उसके बारे में कहा कि जितनी डील्स हुई हैं वो हम रिविज़िट करेंगे। असद उमर साहब ने कहा कि इन कुछ डील्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस हैं। कंट्रोवर्शियल, इस इतने बड़े मंसूबे को कंट्रोवर्शियल बनाने का बेनिफिट ना पाकिस्तान में किसी को गया है, हाँ नुकसान ज़रूर हुआ है, बेनिफिट इसका गया है अक्रॉस द बॉर्डर। अमेरिका नहीं चाहता सी पैक हो, आपको भी पता है। बहुत सी हमारी इस्लामी रियासतें, मैं नाम नहीं चाहता हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो नहीं चाहती कि गवादर जो है वो इतना ऑपरेटिव और फंक्शनल हो। लिहाजा ये जो चाइना का जिक्र शुरू कर दिया है मौलाना ने, इसके बैकड्रॉप में यही हो सकता है कि इसको कंट्रोवर्शियल बना के हम पता नहीं किसकी खुशनुदी। मेरा ख्याल है कि उसमें एक और वजह है कि टेक्निकली एक ऑर्डिनेंस के जरिए आपने सी पैक अथॉरिटी बनाई हुई थी, वो लैप्स हो चुका है। आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो चेयरमैन नहीं रहे और वो भी हट गए हैं, लेकिन वो फिर भी मीटिंग्स उसी तरह कर रहे हैं, तो उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। तो मौलाना ने उस बारे में किया कि अगर तुम इतने सिंसियर होते और चाइनीज़ को जो फिक्र है अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो तुम सी पैक अथॉरिटी। चाइनीज़ के जो कंसर्न है ना मुबशर, वो अनफाउंडेड नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कोरोना के जो कंसर्न्स हैं वो तो बड़े फाउंडेड हैं। कोरोना के बाद हमारी मीशत का क्या हाल होगा? देखें, कोरोना के हवाले से 2-3 बातें मैं मतलब ज़रूर कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमने इनिशियली कोरोना को बहुत नॉन सीरियसली लिया। किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता मैं क्या कह रहा हूँ, किसी ने कहा ये तो नॉर्मल सा फ्लू है, 2-3 दिन में आएगा चला जाएगा। जब इसको सीरियस लेने का वक्त था, क्योंकि पूरी दुनिया में इंसान डरे हुए थे कि ये आफत आ गई, ये अल्लाह अज़ाब इलाही है, हमने भी यही कहा। हमने खोल दिया झाका लोगों का, कुछ नहीं होता है दिन। अब जब वो वाकयातन अपनी बदतरीन शक्ल में यहाँ मौजूद है, तो आप SOPs का क्या हाल हो रहा है। बाद में मुझे पता चला कि 40% उसका इन्फेक्शन रेट है। करेक्ट। और अब आज मर्दान में आपने जिस तरह का जुलूस देखा, जलसा देखा, गॉड फॉरबिड, ऑन अ सीरियस नोट, अगर इसमें कोरोना या कोविड विक्टिम्स हों और वो जब स्प्रेड आउट होते हैं तो एकदम से ये किस तरह अनकंट्रोलेबल। देखिए, हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जिस तरह गुजरांवाले में नहीं हुआ, कोयटा में नहीं हुआ, मुल्तान में नहीं हुआ, कराची में नहीं हुआ, यहाँ भी ना हो।
लेकिन बात आपकी ठीक है, लाहौर वगैरह पे तो बंदे ही नहीं थे ना, बात आपकी ठीक है। होना कैसे था? हाँ नहीं, वो फैसल जवेद साहब गुजारिश है ठीक है, बंदे यहाँ थे, आपको नजर नहीं आए। एनीवे, ये आपकी बात ठीक है। इस हद तक आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि खुदा के वास्ते जितनी केयर हो सकती है वो तो कर ले। आप देखें बरतानिया का हाल आज क्या हुआ है। बरतानिया का तो बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा मतलब है, वहां तो लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं। एक तो होता ना बचत करें, आप डिस्टेंस करें, लोग तो शक्ल देख के भागने लगे हैं। जिस तरीके से यानी लंदन से एग्जॉडस हुआ है लोगों का बाहर भागने का, किसी ने बहुत ही फनी अंदाज से इसको कहा कि जी चूंकि वो अब K4 में है इसलिए वहाँ आदमी बाहर निकल ही नहीं सकता, तो लोगों ने क्रिसमस बनानी है भावें जो मर्जी हो जाए, क्योंकि बरतानवी जो है शहरी वो तो क्रिसमस मनाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लिहाजा वो कंट्री साइड की तरफ बसें पकड़ के, ट्रेनें पकड़ के भाग रहे हैं कि वहाँ हम अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के मना लेंगे, जहाँ पर K3 या K2 किस्म की वो है। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोरोना के बाद हमारी मईशत का क्या हाल होगा, इट्स ए बिग क्वेश्चन। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है पूरी कौम, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, सबको एक होके अगर हमने ना सोचा तो तबाही हो जाएगी। तो फिर ये कौन समझाएगा ऑपोजिशन को? हुकूमत को तो मैं समझा लेता हूँ, ऑपोजिशन को आप समझा लें। देखें, हुकूमत जब समझदारी का मुजाहरा करेगी ना, जो उसके पास नहीं है, क्या होती है कि आप एनआरओ दे दें। यार एनआरओ नहीं मिलेगा आपको, एनआरओ आप दे ही नहीं सकते। आप भाई आप छोड़े ना, फिर आपने बर्मा से लेना, भाई आपने बांग्लादेश से लेना एनआरओ। नाम लूं? नाम ले। आपको नहीं पता? नहीं, शर्म करो। नहीं, आपको पता है किसने देना है? भाई एनआरओ तो वज़ीर आज़म। इमरान खान हर बार ये कह के अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। दस्तखत तो उसी के होने नहीं, उसके होने। मुझे बताएं, जब बेनजीर के साथ बैठ के मुशर्रफ ने साइन किया था, अगर ये बात हो रही होती, अगर ये बात हो रही होती तो मरियम नवाज कब की बार चली गई थी? उसके सारा गुस्सा ही इस बात का है वो उसको, मैं पापा के साथ वहाँ अपना कॉफी नहीं पी रही। नहीं, पापा को तो नहीं रोक सका ना इमरान खान जाने से बाहर। वो ड्रामा करके, नहीं ड्रामा नहीं करके, ऑस्कर विनिंग। ये बताओ जेल में जाके 4 आपको मैं एक बात और कसम खा के मुझे बताएं, टाइटैनिक में लियोनार्डो की ऐसी एक्टिंग नहीं थी जैसे मियां साहब ने यहाँ पे कर दी। देखें, ये एक्टिंग जो है दैट वाज द रिजल्ट ऑफ सेवरल पीपल एक्टिंग। सर अपना जो मियां साहब ने, नहीं, मुझे आप ये बताएं कि डू यू नो, मैं कहता हूं 100 नंबर है उसमें। डू यू नो दोस 4 फॉर्मर जनरल्स जो जाके जेल में मिले थे नवाज शरीफ से? हैं? ऑफ कोर्स। तो फिर इमरान खान के बस की क्या बात है? उससे उसका तो अपने पंजाब के मेडिकल बोर्ड पर कंट्रोल नहीं है, तो उसने क्या कंट्रोल करना है? हाँ, सर्विसेज में बंदे जो आपके लगे हुए थे। किसके सर्विसेज में? ना हाँ, उन्होंने मेडिकल, अब कमाल का मेडिकल बोर्ड है कि सारे उसमें 10 में से 8 कार्डियोलॉजिस्ट है और कोई भी लैब का बंदा नहीं है जिसने बताना कि यार ये रिपोर्टें है कितना क्या? बड़ा कन्फेशन है कि आज भी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी ताबेदार है। आज भी तमाम मेडिकल प्रोफेशन सारों को दिया है ना, किसी को 19 ग्रेड से 21 पर डाल दिया, किसी को 17 से 20 पर डाल दिया। अच्छा, ये आज चीमा वगैरह कैसे प्रमोट हुए? नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ टर्न। नहीं, अब क्या हो रहा है सर? ऊपर काम ही नहीं करे तो उनको करना है ना, हटाना भी तो है ना। तो फिर आप करप्ट लोगों को हटाएं तब आपको प्रॉब्लम होती है, ना हटाएं फिर आपको प्रॉब्लम होती है। मोकलो साढ़े नाल यार, चांदे क्यों? एक बार आपके साथ मुकना नहीं है, आपको इंजाम तक पहुंचाना है। ये तो किसने कहा आपको? मानने का आप तो ना मतलब आपने तो यही देखिए ना, आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। अभी मुझे बाय डिफॉल्ट उनकी तर्जुमानी करनी पड़ रही है। जब हम मीडिया से इस्तीफे लेने आएंगे ना, जो अपोजिशन के हमदर्द हैं, तो तब आपसे मांगेंगे। जब आपके इस्तीफे वहां पहुंच जाएंगे, हम अपने लेके पीछे लाइन में खड़े होंगे। हम तो कहते ही नहीं इस्तीफे। ना हम तो कहते जो हम ख्याल है उनके ऊपर तो वाजिब है इस्तीफा देना। सर इसीलिए मैं जब 24 आया हूं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे आया हूं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट पे आया ही नहीं, तो मेरे से इस्तीफा। देखिए, बात हम शायद मेरी और आपकी नहीं हो रही सर। मैं आपको होल लॉट ऑफ हम ख्याल लोगों को जो मैं नहीं कह रहा, हुकूमत कहती है ये हमारे हम ख्याल। मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पॉलिटिशियंस को उस बंद गली में ना लेके जाएं कि इस्तीफा और नो इस्तीफा ये हल नहीं है। इसको अपने ऊपर लागू करें। देखें, अगर हमें अपने अपने घरों में, अपने अपने दफ्तरों में इस्तीफे देने पड़ जाए इस तरह, तो क्या हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं? अगर आप चैनल बंद करेंगे, अगर आप लोगों को बेरोजगार करेंगे, तो इस्तीफे देंगे ना? किसने क्या नहीं देंगे? वो हम किसी और के खिलाफ देंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं देंगे। नहीं, आपस में तो एक दूसरे के खिलाफ, पार्लियामेंट ना, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हम दे सकते होते तो मैं और तुम बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते। बंद करें, आप वो करें। अब चलते चलते खुशी की खबर सुनाई अर्नाब गोस्वामी के साथ जो हुआ है रिपब्लिक टीवी के साथ। वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि मैंने उसके 2-3 प्रोग्राम देखे हैं। मैं और आप उसके प्रोग्राम में जाके उसको बेइज्जत कर भी चुके हैं। मैं तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद होगा कि मैंने तो उसको पंजाबी में मैंने भी एक ये स्वामी साहब की और एक इनके वो कर्नल साहब आते हैं बड़े लंबे से, वो मूंछों वाले, उनके साथ जो मैंने की थी वो मेरे ख्याल से अभी तक रिकॉर्ड का हिस्सा है। रिकॉर्ड का हिस्सा है, कैन सेंड यू द क्लिप्स।
ठीक हुआ उसके साथ इसलिए कि बरतानिया जैसी सोसाइटी में बैठ के जब आप हेट स्पीच इतनी वर्स्ट फॉर्म में करेंगे तो उसका नोटिस लिया जाएगा। वो हमारी तरह का निज़ाम नहीं है वहाँ पर मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे ऑफकॉम की एक बात पसंद आई है, ऑफकॉम के ऊपर जो मर्जी शिकायत करे वो उसको हियरिंग देते हैं और अगर सही हो तो वो फाइन भी करते हैं। इसी तरह से उनका COI है, एक सेंट्रल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करता है, और जिसको वो एक दफ़ा इतराज़ करते जिस पर उसे बरतानिया में कोई अखबार नौकरी नहीं देता। ये इतने ही इफेक्टिव होने चाहिए, जो रेगुलेटरी अदारे जो हों उनको इतना पावरफुल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये एक हमारे यहाँ तो रेगुलेटरी अदारे से आप अपना हंटर पढ़वाते हैं ना लोगों को, जो आपके हम ख्याल ना उनको बंद कर लो, उनका ये कर लो। हम ख्यालों को नहीं पढ़ते, नहीं हम ख्याल को नहीं पढ़ते, और ये हर हुकूमत में। मैं भी कह रहा हूँ, हाँ मैं भी यही कर, मैंने हर हुकूमत ना हो, हर हुकूमत की मिसाल देते हुए तुम तो कुछ ख्याल कर लो खुदा के लिए, क्योंकि ये तो मुख्तलिफ थे उन सब से, ये तो तब्दीली करने आए थे। राइट, मैं आपको एक बात बताऊं, तब्दीली तो कर दी। सबसे बड़ी बात मोरसी सियासत खत्म, उससे बड़ी बात 5 बड़े बड़े सूरमा जो 35 साल से ऐवानों में बैठे हुए थे उनको घरों में बैठा दिया, उनको फारिग कर दिया, उन 5 सूरमाओं को। उसके बाद अवाम अब नए नाम देख रही है, अवाम नई चीजें देख रही है, अवाम 21वीं सदी में आगे जा रही है। हाथ इकट्ठे करें, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है, जिसको ये कहते हैं ना कि हमने घरों में बिठा दिया है, उनसे ही दहशत ज़दा है। और नहीं सर, और माने ना जी, अब मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे फिर मुझे मारेंगे पकड़ के। उन्होंने बैन किए हैं लोगों को, मैंने नहीं किया। कौन सा बैन किया, किसको किसको? आप नेशनल लीडरशिप तस्लीम कर रहे हो यहाँ बैठ के, तो आपको भाग एमकेएम है ना। देखे ना, जब तक वो MKMC क्या हुआ लोगों के साथ, क्या किया उन्होंने, सही बात है, दहशतगर्दी। और मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो जमहूरियत के अलमबरदार भी थे। आज जो भागे हुए हैं वो भी जमहूरियत के अलमबरदार है, असेंबली के अंदर नहीं है वो भी के नाम के साथ जमहूरियत की बात, वोट नहीं मिले वो भी के साथ जमहूरियत का लफ्ज लगाने के लिए मुबश्शिर लुकमान जैसा बंदा ही होना चाहिए। आम मेरे जैसा आम आदमी ये जुर्रत नहीं कर सकता। जब वो था यहाँ पे तो लोग कहते थे यही बात, मैं ये कह रहा हूँ, हम जमहूरियत से ही इक्वेट करते थे हर चीज़ को। बट एनीवे बुखारी साहब, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अगर मैं सफ़र कर रहा हुआ तो फिर जूम पे या स्काइप पे होगी, अगर सफ़र ना किया तो खुदा न खास्ता तो फिर मज़ा तो प्रोग्राम करने का सामने ही बैठ के तुम्हारे आएगा। बात है कि डर भी लगता है ना आपसे कि किस वक्त आपके अंदर का वो खौफनाक किस्म का आदमी जाग जाए और कुल्हाड़े उठा के। आज का थोड़ी जानते हैं, 40 साल हो गए एक दूसरे को जानते हैं ना आप अंदर से, इससे कुछ नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं तो एक दुआ के साथ इस हफ्ते की क्लोजिंग करना चाहूँगा कि जो मर्जी हुकूमत में आए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का अल्लाह ताला भला कर दे, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है उसके लिए। पूरे इस प्रोग्राम में इतनी बहस के बाद आपकी इस बात से मैं 100% बुखारी साहब, आप अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं मेरे से एग्री करके, बट सलीम बुखारी करना पड़ेगा। और मुबश्शिर लुकमान, हमें इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।